नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजानंद मेहता है। अभी अभी 64वीं बीपीएससी का परिणाम जारी हुआ है, जिसमें मैंने सफलता हासिल की है। इसमें मेरा रैंक 278 है और मैंने ये परीक्षा हिंदी माध्यम से ही दी है, जिसमें मेरा ऑप्शनल विषय हिंदी लिटरेचर रहा है। अगर मैं अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करूं, तो मैंने ग्रामीण मैं अपने घर से ही गांव में रहकर मैंने 10वीं की परीक्षा दी है। इसके अलावा मैंने 12th की परीक्षा बीएसईबी बोर्ड से दिया है और मगध यूनिवर्सिटी से मैंने फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है। आज मैं अपनी स्ट्रेटजी डीकेटी प्लेटफॉर्म पर शेयर करने जा रहा हूं कि मैंने किस तरीके से इस परीक्षा के लिए तैयारी की, मुझे क्या क्या परेशानियां आई और मैंने किस तरीके से उन परेशानियों को समझा और उसको रिजॉल्व करते हुए इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि इस परीक्षा के पैटर्न की, जिसमें 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस की परीक्षा और इसके बाद इंटरव्यू का चरण होता है। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, तो इसमें प्रीलिम्स में आपको जीएस का ही एक पेपर देना होता है, जो कि 2 घंटे का होता है और इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। ये दूसरे परीक्षाओं से इस रूप में थोड़ा सा भिन्न हो जाता है कि इसमें जो आपके ऑप्शंस होते हैं प्रीलिम्स में, जो कि वस्तुनिष्ठ पेपर ही होता है, उसमें लगभग 5 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें लास्ट ऑप्शन जो होता है इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से अधिक करके दिया होता है। तो ये थोड़ा सा इसका प्रीलिम्स चैलेंजिंग भी हो जाता है इस रूप में। तो मैं प्रीलिम्स पे इसमें थोड़ा ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं थोड़ा ब्रीफ में ही बताऊँगा। मैंने प्रीलिम्स पे एक अलग स्ट्रेटजी शेयर की है डीकेटी प्लेटफॉर्म पर ही। आप अगर उस पर ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप उस वीडियो को देखें तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इसमें मैं मुख्य रूप से मेंस की परीक्षा और इंटरव्यू की परीक्षा में मैंने किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई, किस तरीके से उसको फॉलो किया, मैं उस पर ज़्यादा बात करने वाला हूँ। तो अब अगर मेंस परीक्षा की बात करूँ मैं, तो इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं, जिसमें जो मेरिट बनाई जाती है वो 3 पेपर के आधार पर बनाई जाती है। एक पेपर इसमें क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है, जो कि हिंदी का होता है विषय, और इसमें आपको क्वालिफाइंग करना होता है केवल। बाकी जो अन्य 3 पेपर हैं उसमें आपका GS1, GS2 और तीसरा पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है आपका। इसमें कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जिसमें आप अपने रुचि अनुसार अपने विषय को चुन सकते हैं। तो अगर अब सबसे पहले मैं क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं, क्योंकि उसे भी हल्के में लेके नहीं चला जा सकता है, थोड़ी सी उस पर भी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें मुख्य रूप से हिंदी का ये सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको एक एसे लिखना होता है और कुछ व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें समास और संधि से जुड़े इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। फिर आपको प्रेसिस राइटिंग भी होती है हिंदी में, और यही सब चीज़ें करके और फिर आप हिंदी का पेपर देना होता है। इसमें आपको बस क्वालिफाइंग करना होता है। फिर मुख्य रूप से GS1, GS2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट मायने रखता है, क्योंकि आपका जो मेरिट निर्धारित होगा वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट के आधार पर होगा। तो सबसे पहले मैं GS1 पेपर की बात करूँगा। वैसे इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँ कि GS1 पेपर का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले GS1 अगर पेपर सिलेबस की बात करें, तो इसमें आपको 3 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल होते हैं। दूसरे सेक्शन में आपको इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरे सेक्शन में आपको स्टैट के क्वेश्चन होते हैं, या कह सकते हैं आप डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से मैथ से जुड़ा हुआ पोर्शन है। तो आप अब मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इन तीनों सेक्शंस की अलग अलग कैसे तैयारी की। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें अगर, तो जो सिलेबस है बिहार बीपीएससी का, उसमें सिलेबस में काफ़ी अच्छे से मेंशन है कि आपको हिस्ट्री में क्या क्या मुख्य रूप से टॉपिक पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले किसी भी कैंडिडेट का ये मुख्य लक्ष्य हो कि हम उन जो सिलेबस में जो चीज़ें लिखी गई हैं हम उसको पहले कवर करें और उसको हॉलिस्टिक वे में कवर किया जाए। अलग अलग सोर्स से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें, ताकि लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए भी ज़रूरी है। और ये हर सब्जेक्ट के लिए, हर ऑप्शनल, इवन ऑप्शनल के लिए भी फ़ायदेमंद होता है कि आप अपने नोट्स स्वयं तैयार करें, क्योंकि कम समय में अपने नोट्स ही रिवीजन किया जा सकता है। तो हिस्ट्री के लिए जो मैंने सोर्स अपनाया था इन चीज़ों के लिए,
उसमें मैंने एक ध्येय आईएएस की एक बुक आती है सार्थक पब्लिकेशन की। उसमें काफ़ी अच्छे से उन्होंने कवर किया है जो जो बीपीएससी के सिलेबस में जो जो मेनली टॉपिक दिए गए हैं, उनको उन्होंने अच्छे से कवर करने की कोशिश की है लॉन्ग वे में, क्योंकि आपको जो है आंसर भी लिखना होता है वो लगभग 400-500 वर्ड में लिखने होते हैं जीएस पेपर के आंसर। तो आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो इसको उन्होंने अच्छे से कवर किया है। इसके अलावा इम्तियाज़ अहमद की भी एक बुक आती है जो बिहार स्पेसिफिक चीज़ें बताई गई हैं उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसको भी कवर करना है। अब यहाँ पे जब आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लिखते हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप उसमें भारत के पर्सपेक्टिव के साथ साथ बिहार का भी एक पर्सपेक्टिव जोड़ने की कोशिश करें। जैसे अगर एक मैं उदाहरण की बात करूं कि 1857 में कैसे जो है विद्रोह हुआ और कैसे लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, कैसे लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ, इसका कितना सकारात्मक प्रभाव कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में दिखता है। तो जब आप इसे भारत के पर्सपेक्टिव में लिख रहे हैं तो आप इसमें बिहार के पर्सपेक्टिव को भी जोड़ने का प्रयत्न करें कि कैसे बिहार में 1857 में कई सारे नेता सक्रिय हुए, जैसे आपके वीर कुंवर सिंह और भी वीर अमर सिंह, इन सब का भी नाम मेंशन करते हुए उनके योगदान का भी जिक्र करें। क्योंकि जब आप एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपसे थोड़ी सी उम्मीद की जाती है कि आप उस स्टेट के बारे में भी एक गहन जानकारी रखते हों। तो इससे एग्जामिनर जो है आपको अच्छे मार्क्स प्रदान करेंगे। तो इस चीज़ की कोशिश कीजिए। और हिस्ट्री में मुख्य रूप से आपके जो सिलेबस में दिए गए हैं ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सवाल आएंगे। और फिर आपको पटना, जिसमें आर्ट एंड कल्चर में पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग, इस तरह के क्वेश्चन। स्वतंत्रता आंदोलन से जो जुड़े टॉपिक हैं इसमें मुख्य रूप से वो हैं चंपारण सत्याग्रह, जो भी ट्राइबल्स मूवमेंट हुए जैसे संथाल मूवमेंट, मुंडा विद्रोह, ये सब से जुड़े क्वेश्चंस होते हैं। और ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगभग हर साल रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है अगर आप उन पेपर्स, उन क्वेश्चंस के अच्छे से एक अपनी ड्राफ्ट आंसर्स तैयार कर लें। तो इससे आपको एग्ज़ाम में कम समय में आपको आंसर लिखने में मदद मिलेगी। और जब आप हिस्ट्री में अपने समय को बचाएंगे तो आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि आप स्टैट वाला जो पोर्शन है, जो मैंने बताया अभी कि सेक्शन सी में मैथ से जुड़े, डाटा इंटरप्रिटेशन से जुड़े सवाल आते हैं, आप वहाँ पे ज़्यादा समय निकाल पाएंगे और उसको पूरी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि वो एक अंक प्रदायी सेक्शन है। तो मैं उस पर भी बात करूँगा। अब मैं सेक्शन बी की बात करूँ, अगर सेक्शन बी में, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े सवाल आते हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े सवालों को मतलब उनको तैयार करने के लिए मैंने जो सोर्स अपनाया था वो मुख्य रूप से न्यूज़पेपर और एक मैगजीन के रूप में मैंने करंट अफेयर्स के लिए विजन की, जैसे एक मेंस 365 का भी वो मैगजीन आती है। इसके अलावा दृष्टि की भी मैगजीन्स आती हैं करंट अफेयर के लिए। तो इन 3-4 सोर्स को कवर करते हुए और बाकी न्यूज़ वगैरह को फॉलो करते हुए मैंने इंटरनेशनल रिलेशन को तैयार किया था। इसमें भी आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे अपना नोट्स ज़रूर तैयार करें। जैसे खासकर जो आपके पड़ोसी देशों के साथ भारत के किस तरीके के संबंध हैं, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चाइना और भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, इन सब को आप ज़रूर अच्छे से तैयार करें, क्योंकि पड़ोसी देश काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। इसके अलावा जो बड़े देश हैं, पावरफुल कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके साथ के रिलेशंस भी हमें अच्छे से पता होने चाहिए। उनकी विश्लेषण आप करके रखें, उसके भी नोट्स प्रिपेयर करें। जैसे भारत यूएसए, भारत रसिया के संबंध, इसके अलावा भारत और यूरोप के विभिन्न देशों के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, क्या चुनौतियां हैं। तो इस पे एक अच्छे से तैयार कर लें नोट्स। और इसके साथ साथ एक और टॉपिक जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कई सारी संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे आपका एससीओ है और बिम्स्टेक है, सार्क हैं, इस G20 है, ये सब से जुड़े क्वेश्चन हमेशा आता है। और जैसे मैंने अगर बात करूँ मैं 64th बीपीएससी की, तो उसमें भी एक UNSDSN संस्था है, उसका जिक्र किया गया था, उससे रिलेटेड सवाल आए थे। तो ये 3-4 टॉपिक जो मैंने IR पे बताए, इसे ज़रूर रूप से तैयार कर ले। बाकी जो अन्य टॉपिक जो आपके
करेंट अफेयर में जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हों उसको कवर कर लें, तो इससे आपका आईआर का क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। फिर मैं तीसरे सेक्शन पे बात करूं तो तीसरा सेक्शन आपका स्टैट का है, डेटा इंटरप्रिटेशन। उसमें 2 सवाल आते हैं जो कि 35-35 नंबर के होते हैं, तो यानी आपको ये 70 नंबर प्रदान करता है। टोटल जो आपका पेपर होता है GS1 का, GS2 का और ऑप्शनल का, तीनों 300 के होते हैं। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि 300 के पेपर में 70 नंबर का स्टैट होता है, तो इसकी कितनी रिलेवेंसी है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पे अपने पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। 70 में 70 कई सारे बच्चे, वैसे एक्चुअली 72 नंबर का होता है, तो कई सारे बच्चे 72 में से 72 प्राप्त कर लेते हैं। तो जब आप अगर ऐसा कर पाते हैं तो यानी आप काफ़ी अपने अन्य छात्रों से आप लीड कर पाएंगे। तो इस पोर्शन को नज़रअंदाज ना करें, इस पे प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पोर्शन को तैयार करने के लिए कई सारी आपको किताबें मिल जाएंगी, कई सारे कोचिंग के जो हैं मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे इस सेक्शन से जुड़े हुए। आप कम से कम कोशिश ये करें कि हर रोज़ 2 सवाल स्टैट के ज़रूर लगाएं। जब भी आपकी प्री, जब आपको लगे कि क्लियर हो जाएगा मेरा प्री देने के बाद, तो आप उसी दिन से स्टैट में लग जाइए, क्योंकि आपको ये टारगेट रखना है कि 72 में 72 हमें हर हाल में प्राप्त करना है। इसके लिए आप प्रैक्टिस करें खासकर। और इसमें अगर आप बेसिक की बात करें तो परसेंटेज और एवरेज जैसी चीज़, मैथ के जो कंसेप्ट्स हैं उस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उस पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए स्टैट के पोर्शन को अच्छे से करने के लिए। तो आप बेसिक रूप में यही एवरेज और परसेंटेज को तैयार कर लें, और फिर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर उतनी परफेक्शन आएगी। और एक टाइम लिमिट के अंदर इस पोर्शन को कवर करना है, ताकि अन्य सवाल में भी हम समय दे सकें और स्टैट भी मेरा पूरे हो जाएं। तो इससे आप जो है कम से कम 180-185 प्लस स्कोर कर सकते हैं 300 में। तो इससे आपको अच्छी लीड मिलेगी। अब मैं अगर बात करूं कि पेपर 2 में आपको क्या क्या सिलेबस होता है और उसकी तैयारी कैसे करनी है और मैंने उसको कैसे प्रिपेयर किया, तो पेपर 2 में आप देखेंगे कि सेक्शन ए में आपको मुख्य रूप से ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर पूरे पेपर की बात करूं तो ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसके अलावा जो है साइंस टेक से जुड़े क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट से जुड़े क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से जुड़े क्वेश्चन आते हैं। तो ये इन्हीं को 3 सेक्शन में अलग अलग बांट करके पूछा जाता है, जिसमें आपको 8 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। पेपर 1 में भी 8 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, यहाँ भी पेपर 2 में भी 8 क्वेश्चंस लिखने होंगे। यहाँ पे अच्छी बात यह है GS1 और GS2 में भी कि आपको क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, यानी 8 से ज़्यादा होंगे, और आपने उसमें से आप विकल्प चुन के कोई भी आपको जिस पे लगता हो कि मेरी तैयारी ज़्यादा अच्छी है उस पर आप अपने आंसर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ मैं एक एक करके बात करूँ। सबसे पहले मैं इकोनॉमी की बात करूँगा। तो इकोनॉमी में आप सबसे पहले करेंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चंस लिखने को आएंगे उसमें आप करेंट से चीज़ों को जोड़कर ही लिखना है, क्योंकि इकोनॉमी में चीज़ें बदलती रहती हैं, कभी भी कोई चीज़ अस्थायी नहीं रहती है। नई नई योजनाएं चलती रहती हैं, नए नए प्लान आते रहते हैं। जैसे अगर आप देखें 2015 से पहले जो योजना आयोग था, उसके बाद नीति आयोग आ गया, तो प्लानिंग के तरीके पूरी तरीके से चेंज हो गए। तो ऐसे में हमें अप टू डेट रहना आवश्यक है इस पूरी तैयारी के दौरान। तो इकोनॉमी के लिए जो मैंने सोर्स अपनाए थे उसमें से विजन की मैगज़ीन को, मेंस 365, इसके अलावा दृष्टि के करंट अफेयर्स के मैगज़ीन, और मैंने मृणाल सर के भी कुछ नोट्स वगैरह पढ़े थे, उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली कंसेप्ट्स को समझने में। इसके अलावा सार्थक पब्लिकेशन की ही इकोनॉमी पे भी एक अच्छी बुक आती है, स्पेशली बीपीएससी ओरिएंटेड। तो आप उससे भी कुछ स्पेशल जो टॉपिक हैं जो जनरली लाइमलाइट में रहते हैं, हाईलाइटेड रहते हैं, जैसे नीति आयोग, आपका जीएसटी का गठन हुआ, जीएसटी टैक्स आया, तो उसका भी आप नोट्स वगैरह प्रिपेयर रखें, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आने के चांस लगातार बढ़े रहते हैं। तो इन पोर्शंस को तैयार रखें और अपनी करंट अफेयर से जुड़े जो टॉपिक हैं, जो मतलब हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हों, उनको भी तैयार करके रख लें। तो उसकी एक अच्छी नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट पे मैंने नोट्स अपने प्रिपेयर किए थे शॉर्ट में, ताकि मैं उसका सही समय पर रिवीजन कर सकूं।
तो आप भी ऐसा करें, आपके लिए बेहतर ज़्यादा होगा। फिर मैं अगर पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी के लिए जो मुख्य सोर्स है वो लक्ष्मीकांत है, और एम लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है भारतीय राज्य व्यवस्था, आप उसको फॉलो करें। इसके अलावा करंट से चीज़ों को मतलब जोड़ना ज़रूरी है पॉलिटी में भी, तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर फॉलो करें, और कोई भी आपको जो एक सूटेबल मैगज़ीन मिल जाए वो आप उसको पढ़ सकते हैं। मैंने विज़न 365 यहाँ पे भी मैंने प्रेफर किया। तो इसमें जो आपके टॉपिक आते हैं वो मुख्यतः जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहते हैं वो टॉपिक आते हैं। हालांकि इसमें एक कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो जनरली आते रहते हैं, जैसे आपका राष्ट्रपति से जुड़े क्वेश्चंस जो हैं, और इसके अलावा राज्यपाल से जो जुड़े सवाल हैं, उनकी शक्तियाँ, उनके कार्य, क्या चुनौतियाँ हैं, कैसे कार्यों में बाधाएं आती, ये सब चीज़ें तैयार करके रखें। इसके अलावा न्यायालय से जुड़े प्रश्न आते हैं, जैसे 64वीं बीपीएससी में न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अति सक्रियतावाद से जुड़े सवाल आए थे। तो आप इन पोर्शन को एम लक्ष्मीकांत की बुक से काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हैं, और इसके भी नोट्स बना के आप रख लें। इसके अलावा मैं अगर ज्योग्राफी सेक्शन की बात करूं तो ज्योग्राफी में मुख्य रूप से जो मैंने सोर्स अपनाए थे उसमें मेरा करंट अफेयर और एनसीईआरटीज़ की बुक मैंने प्रेफर किया। एनसीईआरटी की क्लास 11th और क्लास 12th की बुक, जिसमें से एक जो है फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ और दूसरा भारत की ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ। इसके अलावा बिहार की ज्योग्राफी से चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए मैंने इम्तियाज़ अहमद की बुक को भी फॉलो किया था। और क्योंकि जब भी आप एक ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट का कोई पोर्शन से आंसर लिखते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप बिहार की ज्योग्राफी से भी रिलेट करें। चाहे मानसून से रिलेटेड प्रश्न हो तो भी आप वहाँ पे बताएं कि बिहार में कब मानसून आता है और कौन सी मानसून आती है, यानी कौन सी धारा बिहार की तरफ मूव करती है। जैसे बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की धारा आती है वही यहाँ पे बारिश कराने के लिए जिम्मेदार होती है। तो इस तरह की चीज़ों को जब आप जोड़ के लिखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको एडवांटेज मिलेगा बाकी अन्य छात्रों के मार्क्स के हिसाब से। तो ज्योग्राफी के लिए आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक जो अन्य पोर्शन है इसमें जीएस पेपर 2 में, वो है आपका साइंस टेक का पेपर। साइंस टेक के पेपर के लिए मैंने जो सोर्स अपनाया वो मुख्य रूप से करंट अफेयर वाला ही सोर्स था, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मुख्यतः करंट अफेयर के ही होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अलग से बेसिक या चीज़ों को ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो चीज़ें करंट अफेयर में चल रही है उसको आप तैयार कर लें। इसमें आप जैसे एक और मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा, राज्यसभा का वीडियो आप ज़रूर देखते रहें। जैसे अगर कोई इन्वायरमेंट या साइंस टेक या इन चीज़ों पे कोई अगर घटनाएं होती हैं, कोई उपलब्धि हासिल होती है बिहार को, जैसे बिहार अगर भारत में इसरो ने अगर कोई उपलब्धि हासिल की है, मंगलयान, चंद्रयान, तो उनसे जुड़े कई सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं राज्यसभा पे भी, वो डॉक्यूमेंट्री से टाइप से कवर करते हैं। तो आप उसको ज़रूर देखें और उसके नोट्स प्रिपेयर करें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आपका साइंस टेक का भी पोर्शन आप आराम से कर पाएंगे। तो मैंने अभी बताया GS1 और GS2 को आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब मैं ओवरऑल थोड़ा सा मैं एक बताना चाहूँगा कि स्ट्रेटजी क्या रखनी है, पूरे मेंस को कैसे कवर करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप पहले तो प्रैक्टिस को ज़्यादा अहमियत दें। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो आप कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कम से कम बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर को रूम पे ही आप अपने कमरे पे बैठ के उसको लिखने की कोशिश करें। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि हमें टाइम लिमिट के अंदर अपने पेपर को कंप्लीट करना है। जैसे वहाँ पे आपको 3 घंटा मिलेगा तो 3 घंटे में आप 8 क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चंस के आंसर जानते होते हैं पर आप टाइम मैनेजमेंट ना हो पाने के कारण आप एक आध दो क्वेश्चन छोड़ देते हैं या आधा अधूरा लिख के आ जाते हैं। तो इससे आपको बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखा जाए कि प्रैक्टिस किया जाए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो मैंने बताया कि स्टैट का पोर्शन, उसको आप
बिल्कुल हल्के में ना लें। 2 पेपर हमेशा 2 स्टेट का क्वेश्चन रोज़ करने की कोशिश करें, वो भी टाइम लिमिट के अंदर। मैंने जैसे 15-15 मिनट मैंने टाइम अलॉट किए थे एक स्टेट के क्वेश्चन के लिए, कि मुझे 15 मिनट में हर हाल में एक स्टेट का क्वेश्चन कवर कर लेना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा मैं थोड़ा-सा टाइम रूटीन के बारे में अगर बात करूँ, तो आप अपनी टाइम रूटीन को इस तरीके से बाँटें कि आप बोरियत भी ना फ़ील करें और आपकी तैयारी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो इसके लिए मैंने ये किया कि मैं सुबह के टाइम को जैसे 6 बजे से लेके मैं 12-1 बजे तक का टाइम अपने ऑप्शनल्स विषय को देता था, जो हिंदी लिटरेचर रहा मेरा। तो इस दौरान मैं केवल हिंदी की तैयारी करता था। इसके अलावा मैं लंच के बाद यानी 3 बजे के बाद फिर मैं बीच में कुछ रेस्ट करके 3 बजे के बाद मैं जीएस पेपर्स की तैयारी करता था। तो इससे मुझे कभी बोरियत महसूस नहीं हुई और कंसिस्टेंसी भी लगातार बनी रही। तो आप भी इस तरीके से अपनी रूटीन को फॉलो करें, क्योंकि जीएस पेपर और ऑप्शनल पेपर दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो दोनों को अच्छे से कवर करना ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूं कि मेंस जब आप क्वालिफ़ाई करते हैं, तो फिर आपको तीसरे चरण के लिए तैयार होना होता है, जो कि इंटरव्यू का चरण होता है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि ये लगभग 120 नंबर का, मतलब पूरे 120 नंबर का होता है पूर्ण अंक। और कई सारे छात्र इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए लगभग 100 प्लस भी लाते हैं। 105, 106 इस तरीके के भी नंबर दिए गए हैं कई सारे छात्रों को। तो आप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी वही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए पहली बार अगर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो इंटरव्यू बीपीएससी में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे जो है कैसे मतलब मुझे हेजिटेशन ना हो, बोलने में मुझे किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब हम अपने आंसर्स दे रहे होते हैं मेंबर्स के सामने, तो वहाँ पे हमारे आंसर्स किस फॉर्म में हों, मतलब उसकी ड्राफ्टिंग कैसी हो। तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि आप जो तैयार करें इंटरव्यू में अपने जवाब देने के लिए, तो आप आईने के सामने बैठ के सबसे पहले आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस खुद से चूज़ कर लें, अपनी हॉबी से रिलेटेड, आप अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड, आप अपने जो भी जिस क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं उस क्षेत्र की समस्याओं से रिलेटेड। बिहार की जो कई बड़ी समस्याएं हैं, जैसे बिहार में गरीबी के क्या कारण हैं, या बिहार अभी कई पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, तो वो ऐसा क्यों है। तो इस तरह के कई सारे जो जनरल क्वेश्चंस हैं उसको लिख लें, उसकी ड्राफ्टिंग कर लें आंसर्स की अपनी, और आईने के सामने उसकी बोलने की प्रैक्टिस करें। तो आपको अपना फेशियल एक्सप्रेशन, आपको अपनी हेजिटेशन, ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मुझे कहाँ पे दिक्कत हो रही है। फिर इसके अलावा जब आप अपने आंसर्स की ड्राफ्टिंग कर रहे हो, तो उसमें ये ध्यान रखा जाए कि आप जो जवाब दे रहे हो वो टू द पॉइंट हो। यानी आपके जो जवाब हो इधर-उधर ना जाकर आप सीधे सवाल को ओरिएंटेड होते हुए जवाब दें, ताकि बीच में आपको इंटरप्ट ना करें मेंबर्स कि मतलब कि आप आगे बढ़ें या टू द पॉइंट बात करें। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मॉक इंटरव्यू देने का प्रयास करें। वहाँ पे आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाती है कि आप कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं। कई सारे कोचिंग संस्थानों में आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करा दी जाती है, तो वो जब आप उस रिकॉर्डिंग को भी आप तिबारा ज़रूर देखें, ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए कि मुझे कहाँ-कहाँ एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके से आप पूरे चरण की तैयारी कर सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, धैर्य के साथ आप अगर तैयारी करते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि अभी मैंने जैसा कि बताया कि मैं एक साधारण बैकग्राउंड से ही बिलॉन्ग करता हूँ, जिसमें मैंने गांव से ही रह के मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। तो ऐसे में कई सारे बच्चे मुझे ऐसे भी मिलते हैं, छात्र जो कहते हैं कि मैं इतने साधारण बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ, तो क्या मुझे सफलता मिल पाएगी, मैं सिविल सर्विस में अपना करियर बना पा सकता हूँ कि नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं साधारण बैकग्राउंड से होते हुए भी अपने परिश्रम और मेहनत की बदौलत मैंने ये सफलता हासिल की है, तो आप भी अवश्य कर सकते हैं। बस आप ध्यान ये रखना है कि अगर आप साधारण बैकग्राउंड से भी हैं, लेकिन अगर आपकी सफलता असाधारण है, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे।
और आप इस बात को अवश्य ध्यान में रखें और सतत तैयारी करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।